तरह से जो बोन्स का फ्रेमवर्क बनता है और किस तरह से कैल्शियम का जो रोल है बोन में वो होता है, और किस तरह से विटामिन D3 जो है वो कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट कराने में हमारी हेल्प करता है, और किस तरह से बोन्स को मजबूत रखा जाता है, और किस तरह ब्लड का कैल्शियम भी होता है, और ब्लड का कैल्शियम मेंटेन करना कितना हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और उसको मेंटेन करने के लिए और हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी होने के बावजूद उसको मेंटेन करके कैसे किया जाता है, और उसको मेंटेन करने से बोन की हेल्थ पे लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ता है। और हमने जाना था कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, तो उसमें बीइंग ए फीमेल एंड पोस्ट मेनोपॉजल एज के बाद खास करके एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का जो खतरा है वो लगभग 10 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है ना, बोन्स जो है वो, तो उनके ऊपर और विशेष फिर ध्यान दिया जाना जरूरी होता है। कैल्शियम की जो डोजिंग है, यानी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम होती है, बट पोस्ट मेनोपॉजल विमेन, प्रेग्नेंट विमेन और बच्चे, इनके अंदर 1250-1300 मिलीग्राम तक कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये हमने कल बोन्स के बारे में जाना था। अब जॉइंट जो है वो बोन से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज है। जॉइंट वो जगह है जहाँ पे दो बोन्स आकर के मिलती हैं और हमें मूवमेंट देती हैं, है ना। कुछ ऐसे जॉइंट्स भी होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें कोई मूवमेंट नहीं मिलती, है ना। फॉर एग्जांपल हमारा जो ये है सर जो है, हमारा खोपड़ी जो है, इसके अंदर काफी सारी बोन्स हैं। ये एक पूरा एक कवर नहीं है हेलमेट की तरह, कई सारी बोन से मिलकर बना होता है। इधर फ्रंटल बोन है, पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, और वो बोन्स जो है वो फाइब्रस जॉइंट से उनकी आपस में यूनिफॉर्म सुचरिंग टाइप हो जाती है। तो यहाँ पे मूवमेंट जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या जरूरी है, सेफ्टी, है ना। ये जो हमारा हेलमेट है, नेचुरल हेलमेट, ये हमें क्या देता है, सेफ्टी देता है। तो यहाँ पे सेफ्टी जरूरी है। मूवमेंट हमें स्कैल्प की या सर की बोन्स को अलग अलग मूवमेंट करा के कोई फंक्शन हमें करना नहीं होता। तो सेफ्टी के लिए वो जॉइंट्स इस तरह से जुड़ जाते हैं सो दैट कि वो एक बोन की तरह ही बिहेव करे, एक कवच की तरह बिहेव करे, है ना। और ये वाले जॉइंट्स बच्चों में आप फील कर सकते हो, जब उनका जो बोलते हैं ना कि अभी वो तलवा कच्चा है, यहाँ से जब कई बार बच्चों के सर में हाथ लगाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, तो उनका जो जॉइंट है वो उस टाइम पे पूरा जुड़ा नहीं होता है, अलग अलग बोन्स होती हैं। इसलिए उनका ध्यान भी रखा जाना जरूरी है कि कोई इस तरह की इंजरी, सर में चोट या इस तरह का ना लगे। एक तरह के तो ये जॉइंट है। दूसरे जो जॉइंट्स हैं वो इस तरह के हैं कि जहाँ पे बहुत कम मूवमेंट की हमें आवश्यकता होती है, बहुत ही कम मूवमेंट जो है वो होता है। जैसे हमारे जो ये गर्दन वाला जो जॉइंट है ना, तो यहाँ पे ये वाली मूवमेंट हमें रोटेटरी मूवमेंट और नोडिंग मूवमेंट ये मिलती है, बट बाय एंड लार्ज कोई बहुत बड़ी रेंज मूवमेंट की नहीं मिलती। एक जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, है ना। एक बोन जो है वो उसका जो एंड है वो बॉल बनाता है, और दूसरी बोन का जो एंड है वो इस तरह से सॉकेट बनाता है, और बॉल के अंदर वो सॉकेट जो है वो मूवमेंट करती है। लाइक हमारा ये वाला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हमारा हिप जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो आगे पीछे दाएं बाएं रोटेशन, ऊपर नीचे, हर तरह से ये मूवमेंट हमें दे सकता है। तो ये जॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें काफी सारी रेंज ऑफ मूवमेंट हमें देते हैं। अब ये जॉइंट जो है दो बोन तो हो गई, लेकिन बोन के अलावा भी दोनों बोन के जो एंड हैं, है ना, एंड्स किससे कवर होते हैं, कार्टिलेज से। कार्टिलेज यानी उपास्थि, बोन जो है वो अस्थि होती है और कार्टिलेज उपास्थि होती है। तो कार्टिलेज की एक थिन लेयरिंग से कवर्ड होते हैं दोनों बोन के एंड, सो दैट की मूवमेंट के टाइम पे फ्रिक्शन नहीं हो, घर्षण नहीं हो, है ना। तो वो स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए। अगर कार्टिलेज नहीं होगी तो जैसे जोड़ों में आवाजें आती है ना, फील करने लगेंगे हम मूवमेंट को, मूवमेंट पेनफुल हो जाएगा। कार्टिलेज डैमेज होने लगती है, जैसे कि एक डिजीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो बीमारी है उसमें क्या होता है कि वो कार्टिलेज जो है वो डैमेज होने लग जाती है, जो बोन्स के एक मुस्लिम एक कौन से प्रोटीन से बनती है, आप सब आई होप कि नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। कोलेजन प्रोटीन से बनती है। तो कार्टिलेज की जो स्ट्रक्चर है
वो कोलेजन प्रोटीन से बनी होती है, और ये कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाएगी थोड़ी सी भी कहीं से, तो वो हमारा जो जॉइंट है उसका मूवमेंट पेनफुल हो जाएगा, और पेनफुल हो जाएगा तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, है ना। अगर हमारे थोड़ी भी चोट लगती है तो हम उस पार्ट को फिर कम से कम हिलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं इसको नहीं लाइन कर दो। तो ऐसे ही कोई जॉइंट की अगर कार्टिलेज डैमेज होगी, आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो गया, तो हमें उसमें पेन होने लगेगा, और पेन होने लगेगा तो हम उसको मूवमेंट भी हमारा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। उसके अलावा उसमें काफी सारा जॉइंट फ्लूइड होता है जो उसको उस जॉइंट को लुब्रिकेट करता है। आप इन चीजों का जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे विजुअलाइजेशन करिए, यानी एक दिमाग में एक इमेज बनाइए कि हाँ ये इस तरह से जॉइंट है, तो आप उसकी फंक्शनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे और उसकी टेक केयर कर पाएंगे, है ना। तो दो बोन के एंड हो गए, दोनों कार्टिलेज से कवर हैं ताकि ये स्मूथ मूवमेंट हो, है ना। और काफी सारा लिक्विड इसके अंदर जॉइंट के अंदर होता है जिसे हम जॉइंट फ्लूइड बोलते हैं। ये जॉइंट फ्लूइड लुब्रिकेशन देता है, जैसे गाड़ियों के अंदर ग्रीस लगाया जाता है ना, वैसे ही ये जो जॉइंट फ्लूइड है ये हमारे जॉइंट्स का ग्रीस है। और देसी भाषा में या बोलचाल की भाषा में ये बोलते भी हैं समझाने के लिए कि तो इससे भी क्या होगा कि मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी। थर्डली हमारा जो जॉइंट है उसको सपोर्ट सिस्टम और मिलता है। खाली इतने से अगर ऐसे जॉइंट होगा तो वो कभी भी डिसलोकेट हो सकता है, कभी भी दाएं बाएं साइड में उतर गया, है ना। उसको उतरने से रोकने के लिए, उसको डिसलोकेट होने से रोकने के लिए काफी सारे लिगामेंट्स होते हैं। बोन को, है ना, एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर आगे से पीछे से दाएं से बाएं से कवर करते हैं उसको। तो वो जो है हाँ गद्दीदार जो संरचना है वो है कार्टिलेज, और लिगामेंट जो है वो केबल लाइक स्ट्रक्चर है ना। स्टील्स के आपने बड़े बड़े पुल देखे होंगे, हैंगिंग पुल हैं, या आपने रोपवे देखे होंगे जिन पे ट्रॉली चलती है, तो वो जो केबल्स होती है ना उस तरह की स्ट्रक्चर है जो बोन को बोन से जोड़ती है और जॉइंट को अच्छी स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्गनेस देती है ना। और कुछ मसल्स का पार्ट भी होता है जो वहां पे कवरिंग करता है। मसल्स के जो टेंडन है, टेंडन क्या पार्ट होता है, वो मसल का वो पार्ट जो बोन से जुड़ता है, यानी एक मसल को बोन से जोड़ने वाला जो पार्ट है वो टेंडन है। तो टेंडन का मैं अगर एग्जांपल, एक बहुत मोटा सा टेंडन होता है एक्किलीज टेंडन, आप इसे फील कर सकते हैं अपना पैर पंजा जब भी हिलाएंगे तो ये मूवमेंट होता है। जो पीछे बैक साइड में हमारी एडी के ऊपर पैर के पीछे बैक साइड में एक मोटा सा केबल जैसा फील कर सकते हैं आप, है ना। तो ये एक्किलीज टेंडन है, इसके बिना भी मूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये जाके बोन से जुड़ रहा है। आप इसको फील करेंगे तो ये ऊपर से हमारी पिंडली से बैक साइड में जो मसल आ रही है नीचे जाके पतली होती जाती है, और पतली होके एकदम से मजबूत पतला पार्ट जो है वो जाके बोन से जुड़ रहा है। तो ये मूवमेंट ये करा रहा है बोन, है ना, क्योंकि बोन्स की जो मूवमेंट है अल्टीमेटली वो कौन कराएगी, मसल्स कराएगी। तो मसल्स का जो पतला पार्ट एंड में जाकर के बोन से जुड़ता है उसे हम टेंडन कहते हैं, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्क्रीन नोट व्यू, मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है? ओके। पवन जोशी सर आप अपना नेटवर्क चेक करिएगा, आपके तरफ से कोई इशू है तो। ये सारी चीजें हो गई है। जॉइंट जो है वो पेन कर सकता है, हमें उतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी। जैसे वर्कआउट करते टाइम पे क्या होगा, यार ये बस इतने ही होंगे मेरे से, ये रिपीटेशन, अब पेन हो रहा है। तो मसल्स का वीक होना, टेंडन्स का वीक होना एक कारण है जॉइंट के अंदर इशू का। लिगामेंट्स का वीक होना या लिगामेंट का टूट जाना, लिगामेंट क्या कई बार टूट जाते हैं, 4-5 लिगामेंट है, एक डैमेज हो गया उसमें से, अब उसके पूरे फाइबर टूटे या आधे टूटे तो वो लिगामेंट डैमेज हो गया, तो वो उसका जो सपोर्ट का काम था उस एंगल से हमें पेन होगा। कई बार कुछ जॉइंट में ऐसे होता है कि ऐसे करने से पेन नहीं होता, ऐसे करने से भी पेन नहीं होता, लेकिन इस साइड करता हूँ तो पेन होता है। तो उसमें क्या होता है, उस पर्टिकुलर उस साइड का जो सपोर्ट लिगामेंट है वहां का इशू है। जॉइंट फ्लूइड का कम होना और कोलेजन की कमी की वजह से या कोई और इन्फेक्शन की वजह से कार्टिलेज का डैमेज होना, आर्थराइटिस, है ना। तो इतने सारे कारण हैं जॉइंट में पेन होने के। अब किसी को अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो उसको पर्टिकुलरली कौन सा कारण है वो डिपेंड करता है, किस तरह का पेन है, कब से हो रहा है, कब से, क्या एज है, किस तरह की मूवमेंट है। तो ये सारे कारण हैं।
अब अगर हमें जॉइंट को ठीक करना है, हमारी जॉइंट की हेल्थ को ठीक रखना है, एक तो है ठीक रखना कि हमें आज तो कोई पेन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कभी भी पेन नहीं होगा या हमारा जॉइंट जो है हमेशा के लिए हेल्दी रहेंगे। बिकॉज जिनको पेन है, जिनको दर्द है, उनसे भी आप पूछेंगे कि क्या कभी कोई ऐसा टाइम था जब उनके जॉइंट्स में कोई पेन नहीं था? यस, डेफिनेटली था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पेन स्टार्ट हुआ था, पहले थोड़ा थोड़ा होता था, फिर इग्नोरेंस रखी, दर्द की दवाइयां लेते रहे, वो बढ़ता गया, है ना? इस तरह से स्टार्ट हुआ है। तो जिनको नहीं है उनका भी स्टार्ट हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, और जिनको है उनको भी रियलाइज अगर हो गया कि हाँ यार मेरे इश्यू तो है, बट ये कारण हो सकते हैं और मैं इनको ठीक करूंगा अपने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रख के, तो वहां से भी उसकी रिकवरी जो है वो वापस हो सकती है। जैसा कि आप देखते हैं हैप्पीनेस शेयरिंग में काफी सारे साथी ये बताते हैं कि ये पहले ये जॉइंट में पेन था, नी जॉइंट में पेन था, एंकल जॉइंट में पेन था, लेकिन विद टाइम वर्कआउट के साथ और एडिंग न्यूट्रिशन के साथ वो चीजें ठीक हो गई। दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन का कुछ पार्ट ऐसा था, है ना, तो वो वहां से ठीक हो गया। या फिर क्या होगा, जैसे किसी भी जॉइंट में पेन है, आर्थराइटिस है, दैट मीन्स कि वहां पे इन्फ्लेमेशन भी है। इन्फ्लेमेशन एक इस तरह की प्रक्रिया है जो जहाँ पेन होता है वहां होती है सूजन, है ना, रेडनेस, पेन, ये तीन जो निशानियां हैं ये इन्फ्लेमेशन की है। इन्फ्लेमेशन भी है, तो ऐसे में क्या होगा कि पहला जो न्यूट्रिएंट है इंपॉर्टेंट वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है ये इसके अंदर बहुत बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी अगर जॉइंट में पेन है तो उनको ओमेगा 3 मस्ट है ऐड करना अपने डाइट प्लान में, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। वो ना सिर्फ आपके पेन को धीरे धीरे कम करेगा बल्कि उस जॉइंट को रिकवर करने में अपना रोल प्ले करेगा। तो ओमेगा 3 वो फर्स्ट न्यूट्रिएंट है जिस पर हमें ध्यान देना जरूरत है कि हमारी डाइट में ये है क्या। और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो ज्यादातर जो इसके सोर्सेज हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, खास करके फैटी फिशेज। नॉन वेजिटेरियन में भी हर कोई सा नॉन वेजिटेरियन नहीं, फैटी फिशेज लाइक साल्मन, ट्यूना, इस तरह की कई सारी स्पीशीज जिनकी होती है। तो जो लोग नॉन वेज ईटर्स है या जिनकी अवेलेबिलिटी है ना, तो समुद्री एरिया के आसपास रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे फिश जो है वो अवेलेबल है और वो खाते हैं नॉन वेज, देन दे कैन ऐड फिश इन देयर डाइट प्लान। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो नॉन वेज या तो खाते नहीं है, और खाते हैं तो ओकेजनल कभी कभार खाने वाले लोग हैं, या फिर उनके एरिया में फिश अवेलेबल नहीं। दैट सिंपली मीन्स कि हमें ऐसा सोर्स देखना पड़ेगा जिसे हम रेगुलरली रूटीन में ले सकें, है ना। बिकॉज ये कोई वन टाइम अफेयर तो है नहीं कि वह एक दिन हमने ये बस ये कोई सोर्स था और एक दिन हमने खा लिया तो इसका कोटा पूरा हो गया, अब एक महीने नहीं खाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हमें रेगुलर बेसिस पे ही उस न्यूट्रिएंट का इंटेक करना पड़ता है। तो रेगुलर बेसिस पे इंटेक हम तभी कर सकते हैं जब वो कन्वीनियंट हो और हमें इजीली अवेलेबल हो, है ना, और अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबिलिटी, कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी तीनों चीजें मैटर करती हैं। तो इस तरह से डाइट प्लान पे डिजाइन करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा डेफिनेट सोर्स हो लाइक कैप्सूल ऑफ ओमेगा 3, तो वो हम अपने डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। उसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा, हमारे पास बॉक्स रहेगा, उन तरीका हमने हमारे डाइट प्लान में ऐड किया। लाइकवाइज कोलेजन है, कोलेजन के जैसे ओमेगा जो है, ओमेगा 3 के ये जॉइंट पे के एस्पेक्ट में हमने बात करी है, बट एडेड इसके बेनिफिट भी और खूब सारे फंक्शन जिनके होते हैं जो मल्टीपल सिस्टम पे काम करते हैं। तो ओमेगा 3 खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और हार्ट डिजीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओमेगा 3, तो वो